इलाहाबाद के तारीखी इमाम बाड़े मिर्जा गुलाम हैदर पर गैर कानूनी तरीके से बने तिजारती मरकज को योगी हुकूमत ने मुनहदम कर दिया है। योगी हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी के जमाने में वसीम रिजवी ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के साथ मिलकर इमाम मिर्जा बाड़ा गुलाम हैदर को मुनहदम करके इस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करा दिया था। इमाम बाड़े गुलाम हैदर को मुनहदम किए जाने के वाक़े पर मकामी शिया तबके ने जबरदस्त एहतजाज किया था। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों और वक्फ कारकुनान ने वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इस मामले की जांच सेंट्रल वक्फ काउंसिल से कराई गई थी। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर अब इस मामले की जांच CBI कर रही है। योगी हुकूमत ने मिर्जा गुलाम हैदर इमाम बाड़े मामले में सख्त इक़दाम करते हुए इस पर गैर कानूनी तरीके से तामीर होने वाले तिजारती कॉम्प्लेक्स को मुनहदम कर दिया है। मकामी इंतजामिया ने तिजारती कॉम्प्लेक्स में बनी तकरीबन 60 दुकानों और एक घर को मुनहदम कर दिया है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अफराद ने इमाम बाड़े मिर्जा गुलाम हैदर को शिया तबके के हवाले करने और वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। 60 के लगभग दुकानें हैं और ये निर्माण अभी भी अधूरा है, क्योंकि जब बार बार कार्रवाई होती रही और शासन मामला जो है इसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो जागरूक हैं वो लोग इसकी शिकायत जो है विभिन्न स्तरों पर सरकार में और अल्पसंख्यक आयोग में, वक्फ बोर्ड में जो है शिकायतें दर्ज कराई और आज सरकार ने उसको संज्ञान लिया और CBI की जांच भी ऐसे अनैतिक मामले में सरकार CBI द्वारा जांच सेटअप की गई है जो अलग से की जा रही है। इसमें कई कानूनों का घोर उल्लंघन हुआ है। स्पेशल प्रोविजन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 और 4 का उल्लंघन हुआ। वक्फ एक्ट की धारा 51 का उल्लंघन हुआ। किसी भी इमामबाड़ा, मस्जिद, मकबरा, खानका और कब्रिस्तान का स्वरूप जो 15 अगस्त 1947 को था उससे बदला नहीं जा सकता, किसी को पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में किया गया। और वक्फ बोर्ड को के जो इस वक्त क्या नाम है CEO हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये टूट जाए तो इसको खाली कराएं और उसके बाद यहाँ से इस मुतवल्ली को जिसने ये काम किया है, चेयरमैन तो अब रहा नहीं, ये काम भी वसीम रिजवी ने किया, किसी और ने नहीं किया, वसीम रिजवी ने ही ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया। तो उसके साथ में वसीम रिजवी के खिलाफ जो 153A की कार्रवाई इसमें है तो उसमें गिरफ्तार भी करें। मिली तहरीक फाउंडेशन की अहम निशिस्त मुंबई के कुलाबा में हुई। ये निशिस्त जहेज और शादी ब्याह में लेन देन को खत्म करने से मुतल्लिक थी। चेयरमैन मिली तहरीक और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने कहा कि जहेज लेकर शादी करने वालों का समाजी बायकॉट किया जाए, ऐसे कुंबे का हुक्का पानी तक बंद किया जाए। वाज़ेह कि गुजरात में आयशा की खुदकुशी ने मुल्क और मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया था, जिसके बाद से ही जहेज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि आज जहेज की रस्म ने समाज को रुस्वा कर दिया है। अहले सरवत हजरात बड़ी बड़ी शादियां करके अपनी बेटियों की शादी में नुमाइश करते हैं, इससे इसको फरोग मिलता है। ऐसी शादियों में एहतजाज होना जरूरी है। जहेज एक लानत है, इसका खात्मा जरूरी है। इस मौके पर जहेज की लानत को फरोग देने वाली शादी के खिलाफ एहतजाज की भी करारदाद मंजूर की गई। मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम शुरू किए जाने के बाद मुस्लिम तंजीमों ने भी मुजाहिदीन आज़ादी के पैगाम को लेकर रियासत भर में तहरीक चलाने का फैसला किया है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी और MP जमीयत उलमा के मुश्तरका बैनर तले भोपाल गांधीनगर में मुनक़िदा प्रोग्राम में तहरीक आज़ादी में मुजाहिदीन आज़ादी कुर्बानियाँ और साझी विरासत पर जहां तफसील से रोशनी डाली गई, वहीं मरकजी और सूबाई हुकूमतों से आज़ादी का अमृत महोत्सव में भी सभी कौमों के मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को शामिल करने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने प्रोग्राम में शरीक दानिशवरों और मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान से खास बातचीत की।
जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर पूरे मुल्क में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी साल भर मनाने का फैसला किया है। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को लेकर मध्य प्रदेश की बात करें तो जमीयत उलमा हिंद और बरकत एजुकेशन सोसाइटी ने भी तय किया है कि साल भर मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया जाएगा ताकि हमारी रोशन तारीख नई नस्ल तक पहुँच सके। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर दानिश्वर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये कितना अहम मौका है अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने। जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, जिनकी क़ुरबानियाँ हैं, उनकी तारीख़ को बयान करने में सच्चाई के साथ और सच्चे दिल के साथ उनको याद किया जाए ताकि उसका असर इस जो जश्न मनाने का मकसद है कि मुल्क को अपनी आज़ादी का एहसास हो, इज़्ज़त नफ्स का एहसास हो, मुल्क की आज़ादी में जो इत्तेहाद का मुज़ाहरा हुआ उस इत्तेहाद को ज़िंदा करने की ज़रूरत का एहसास हो। और हमको खुशी है कि हमारी तो तारीख़ ही यही है कि हम अपने असलाफ़ की अज़मतों को याद करते हैं ताकि वो हमारे लिए मशाल राह बने। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नई नस्ल जो है आज़ादी के वक्त जो चंद लोग थे उनको जानती है। 1797 से लेकर 1947 तक की जब हम बात करते हैं तो ये चंद नाम ही क्यों, बाकी पर रोशनी क्यों नहीं डाली जाए? हमारे लिए ये सूरत हाल और ये शहर बिल्कुल हक बजानिब है। 1857 में जो कुछ हमने किया और जिस तरह से हम मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, वो सिर्फ वहीं दास्तान ख़त्म नहीं हो गई। हमारी दास्तान तो दरहकीकत 1947 के बाद शुरू हुई है। हमारी दास्तान का वो वर्क जो 1947 से आज तक है, इसमें हमको मुसलसल दबाया गया, छुपाया गया, हमारे नामों को मिटाया गया। अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जो काम किया उनके ख़ानदान वालों ने इसे फरामोश कर दिया और हमने भी फरामोश कर दिया। हमें उनकी एक बात भी याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, कितनी उन्होंने गालियां सही, कितना उनको बुरा भला कहा गया, अंग्रेज़ों का पिट्टू बनाया गया, कांग्रेस का मतलब यह है कि चमचा कहा गया, लेकिन उस शख्स ने अपने कदम नहीं हटाए। आज हम जो यहाँ खड़े हुए हैं और जो इस सर उठाकर बात कर रहे हैं, इसमें अबुल कलाम आज़ाद ने जो काम किया है वो सरसरी नहीं है कि उनका फ़ोटो लगा दिया जाए। वो इसलिए भी नहीं है कि आप कह दें कि एक वज़ीर तालीम थे। वो वज़ीर तालीम से ज़्यादा बड़े थे। ड्रामों के बारे में और अदब के बारे में और हमारी ललित कलाओं के बारे के अंदर ये कौन है जिसने ये सारे काम किए थे? किसी हिंदू ने किए थे आगे, किसी RSS वाले ने किए थे? ये सारा जिंदा काम करने का दायरा और इख्तियार अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। अगर इसकी बात करते हैं मौलाना बरकत एजुकेशन सोसाइटी की, तो साल भर किस तरह से प्रोग्राम का इनकाद करें? जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों को कुर्बान किया, जेल की शऊबतें बर्दाश्त की, उनका मकसद तो कोई नाम व नमूद नहीं था। वो तो अपना नाम नहीं चाहते थे और वो तो गुमनामी की ज़िंदगी में ही चले गए। उन्होंने अपनी जायदादों को जब्त कराया, अपनी माल और दौलत को कुर्बान किया, अपनी औलादों को कुर्बान किया, घरों को छोड़ा और बहुत कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज जिस आज़ादी की हवा में और सांस में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम उनको याद करें। और उस याद करने में एक एक शख्स को, क्योंकि कोई बड़ा नाम रहा हो या छोटा रहा हो, कुर्बानियाँ सबकी हैं, तो हमारा ये काम बनता है। हम एक तरफ हुकूमत वक्त से भी मांग करेंगे कि जितने भी मुजाहिद जंग आज़ादी 1857 से पहले क्रांति शुरू हो गई थी, इनकलाब शुरू हो गया था और 1947 तक लगातार मुल्क के लिए आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानियाँ दी जाती रही। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी सतह पर बहुत सारे मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। तो हम एक तरफ तो ये मुतालबा करेंगे कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मुल्क की सारी सूबाई सरकारें एक एक मुजाहिदीन जंग आज़ादी से हमारी नौजवान नस्ल को वाकिफ कराएं। और दूसरी तरफ, क्योंकि हमारा भी फर्ज है, हमारा फरीज़ा है, जमीयत उलमा हिंद भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली जमातों में से एक इंतहाई अहम जमात है। तो हम आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके करोड़ों लोग पूरे मुल्क में मौजूद हैं। इसी तरह मेरी जो सोसाइटी है मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी, उसका मकसद भी मुजाहिदीन जंग आज़ादी के नामों से नौजवान नस्ल को वाकिफ कराना है। तो हम इन दोनों तंजीमों के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला पूरे साल मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे और तमाम लोगों को, चाहे वो इलाकाई हो या सूबाई सतह के हों या मुल्क की सतह हो, और उनको याद करने की पूरी कोशिश करेंगे और आने वाली नस्ल को वाकिफ कराएंगे। जमीयत उलमा और दूसरी तंजीमों ने यह तय किया है कि साल भर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा ताकि मुजाहिदीन आज़ादी की जो रोशन तारीख है, जो साझी विरासत है, वो नई नस्ल तक पहुँचाई जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं तावालम, निज़र उर्दू, भोपाल।
मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से भोपाल के MLA आरिफ मसूद ने मुलाकात करके मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल से रूबरू कराया। भोपाल हुनर हाट में शिरकत के लिए मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात करके भोपाल MLA आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश के मदारिस असातिज़ा की 5 साल से बंद पड़ी तनख्वाहों को जारी करने का जहां मुतालबा किया, वहीं शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश की अक़लियती इदारे हज कमेटी, मसाजिद कमेटी, मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन और मध्य प्रदेश अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन में कमेटियों की तश्कील और सुदूर का तकर्रुर करने का भी मुतालबा किया। भोपाल MLA आरिफ मसूद इस ताल्लुक से कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज भोपाल आए। मेरी विधानसभा में ही उनका प्रोग्राम था। मैंने वहाँ मुलाकात करी और मुलाकात करके उनसे एक ही दरख्वास्त करी है कि मदरसा बोर्ड के अंदर 5 साल से मध्य प्रदेश के अंदर अफसोस जाहिर करते हुए बताया कि 5 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं मिली। केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा देना था 5 साल से मध्य प्रदेश को नहीं दिया जा रहा। और अफसोस की बात यह है कि अभी पूरे हिंदुस्तान की ग्रांट रिलीज हुई है, बाकी चीज़ों में जितनी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं मध्य प्रदेश के अलावा दीगर राज्यों को तो पैसा रिलीज किया जा रहा है और ग्रांट का नाम है, अभी जो कल वेबसाइट पे डाला है उस लिस्ट में भी मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। ये दोनों मैंने उनको ज्ञापन दिया और ये उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है और मैंने उसी की तरफ इनसे मध्य प्रदेश की तरफ भी उनका ध्यान दिलाया कि आप जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से चर्चा करें तो मेरी दरख्वास्त है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों के मकानों को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है, ये गैर संवैधानिक भी है और इंसानियत के खिलाफ है। मुख्यमंत्री जी को समझाएं कि इस तरह का अमल ठीक नहीं है। इन दोनों बातों पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं गौर व फिक्र करके करूंगा। मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान के नाम पर बीजेपी को आखिर क्यों एतराज़ है? कर्नाटक में बीजेपी के मुस्लिम लीडरान एक जानिब टीपू सुल्तान की शान बयान करते हैं तो दूसरी तरफ उनका रवैया कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सीनियर लीडर आसिफ सेठ को हजरत टीपू सुल्तान वक्फ कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया है। मोर्चा के रियासती सदर मुजम्मिल अहमद बाबू और दीगर अरकान के साथ आसिफ सेठ ने श्रीरंगापट्टनम पहुंचकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद के मकबरे पर हाजिरी दी और अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत में अक़लियती यूनिवर्सिटी कायम करेगी। क्या इस यूनिवर्सिटी को हजरत टीपू सुल्तान का नाम दिया जाएगा? इस सवाल पर मुजम्मिल अहमद बाबू का बयान कुछ यूं था। ये नाम जो है हम गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि टीपू सुल्तान का नाम जब आप लोग कंट्रोवर्सी समझ रहे हैं तो APJ अब्दुल कलाम भी जो है ना, वो भी तो एक शख्सियत है, मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल शख्सियत है। अब्दुल कलाम के नाम से क्यों नहीं बना सकते हम लोग? अब्दुल हमीद के नाम से बना सकते हैं ना, वो भी देश के वास्ते शहीद हुए ना। हाँ, अशफाकुल्लाह के नाम से बना सकते हैं ना, वो भी देश के वास्ते शहीद हुए ना। मसला लेकिन नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम कंट्रोवर्सी नहीं है, नाम कोई जरूरत नहीं, अहमियत तालीम की है, यूनिवर्सिटी की है हमारे पास। नवमुंतखब नायब चेयरमैन आसिफ सेठ ने कहा कि वो टीपू सुल्तान के मकबरे को एक बड़ा सियाहती मरकज बनाएंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि उसे सेपरेट फंड डेवलपमेंट के लिए अता करें, उसका सही इस्तेमाल करने की भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता और शहीद रहमतुल्लाह अलैह टीपू सुल्तान का एक वाइस चेयरमैन का काम करने की कोशिश करूँगा। चंद लोग चंद विचार के आधार पे वो विरोध करते हैं, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पार्टी की पॉलिसी जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी सरकार से लेके हमारे येडियुरप्पा जी की सरकार में जो हम वादा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हमारी ये शान है, वैसे भी मुसलमानों की आन बान शान है मुसलमानों की, वैसे भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, तो इनकी शान को कोई घटा नहीं सकता, वैसे भी इनकी शान को कोई कम नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आसिफ साहब ना आज इसके वाइस चेयरमैन बन के हैं, तो ये हमारी भी खुशनसीबी है। बीजेपी के मुस्लिम लीडरान टीपू सुल्तान की शान को जरूर बयान करते हैं, लेकिन इस तारीखी शख्सियत के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम करने या कोई और तरक्याती काम को अंजाम देने से आखिर क्यों गुरेजा हैं? ये सवाल समझ से बालातर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है। 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपी और मरकजी हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल अपना दल ने रियासत में होने वाले पंचायत चुनाव को अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले अपना दल के कौमी कन्वेंशन में पार्टी सदर अनुप्रिया पटेल ने ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी कारकुनान से कहा कि वो अप्रैल माह में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। कोलकाता में आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन में वोटों से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। ख़वातीन को बताने की कोशिश की गई कि वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल सूझबूझ से भरपूर तरीके से किया जाए। आज हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किए हैं, जो कि अभी 8 मार्च को गुजर के गया। और मेन मोटिव औरतों को जमा करना था और उनको एम्पावर करना था। अपकमिंग इलेक्शंस हमारे सामने हैं और औरतों को बेदार करना है कि अपने वोटिंग राइट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ जितनी भी औरतें जमा थी, बहुत बाशऊर औरतें थी और इनके पीछे 100 लोग कम से कम इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे। तो इन लोगों को आज हम लोगों ने जमा किया था इसी मकसद के साथ कि अब की जो इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन सामने जो 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है हम लोगों के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो ये एक एम्पावरमेंट था, कि एक अवेयरनेस था कि किस तरह वोट देना है, कैसे देना है। आपके सामने जब वोट मांगने आएंगे तो आप उनको क्या पूछिएगा, आपके क्या हुकूक हैं, आपको वो आपकी कैसे मदद करेंगे। क्योंकि वोटिंग के टाइम में तो आपके सब आ जाते हैं, लेकिन वोटिंग के बाद गायब हो जाते हैं। हम लोगों को वोट करना है, हम लोग वोट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों की जो आवाज़ सुन सके वैसा कोई भी समझ में नहीं आता है, जो हमारे रीचेबल नहीं है। तो वही लोगों से कह रहे थे कि इस बात को लेकर हम लोग एक इशू रेज करें। कुछ कर गुजरने का जज्बा ही इंसान की तरक्की की बुनियाद है और इसी जज्बे के साथ अपना और अपने माशरे का नाम रोशन किया है अमरावती की डॉक्टर सबाहत आफरीन ने। डॉक्टर सबाहत आफरीन ने MD यूनानी मेडिसिन में पूरे मुल्क में अव्वल मकाम हासिल किया है। देखिए रिपोर्ट। मुस्तकिल मेहनत और जज्बे के साथ लड़कियों ने हमेशा ये बात साबित की है कि तालीमी मैदान में वो आज भी लड़कों के शाना बशाना चल रही हैं।
और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपना और अपने मुआशरे का नाम रोशन किया है अमरावती की डॉक्टर सबाहत आफरीन ने। दरअसल डॉक्टर सबाहत ने यूनानी MD मेडिसिन इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए 400 में से 370 मार्क्स हासिल करके पूरे मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल किया है। बचपन से ये इरादा किया था कि आगे मुझे डॉक्टर बनना है, इस बेस पे कि कौम की खिदमत कर सकूं, समाज की खिदमत कर सकूं, किसी के काम आ सकूं और अपना एक मुकाम हासिल करूं। इस मुकाम पे पहुंचने में मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे हस्बैंड डॉक्टर असलाफ शेख और फैमिली मेंबर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं अपनी कम्युनिटी और समाज की औरतों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह मैं इस मुकाम पे पहुँच सकती हूँ, उसी तरह इन लोग भी अपनी लाइफ में मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं और ख़ुद को कुछ बना सकते हैं। तो मेरी यही दुआ रहेंगी, विश रहेंगी कि सारी औरतों को मेहनत भी करना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ बनने की ख्वाहिश भी करना चाहिए। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन डॉक्टर सबाहत एक ऐसी औरत हैं जिनकी कामयाबी में उनके शौहर डॉक्टर इस्लाफ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर सबाहत के शौहर डॉक्टर इस्लाफ भी पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर इस्लाफ ने शादी के बाद भी डॉक्टर सबाहत का कदम ब कदम साथ दिया, जिसकी बदौलत डॉक्टर सबाहत आफरीन ने अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी अहलिया को इस मुकाम पर पहुंचाया और गोल्ड मेडलिस्ट बनाया। उसकी काफ़ी कुर्बानियाँ रही। शादी के बाद से उसकी ख्वाहिश थी कि मैं MD करूं, BOMS तो वो की थी, तो हम लोगों ने भी उसका काफ़ी सपोर्ट किया और उसने MD एंट्रेंस एग्ज़ाम दी। उस बिहाफ पे उसका देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज देवबंद में MD फिजियोलॉजी में एडमिशन हो गया। इन 3 सालों में उसने वहाँ पर खूब अच्छे से मेहनत की, रिसर्च की और थीसिस रिसर्च पेपर लिखी। एक उसने फिजियोलॉजी में बुक भी पब्लिश की है और उसकी मेहनत आखिर में कारगर साबित हुई। दौरे हाजिर में मिल्लत की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने में लड़कियां अहम किरदार अदा कर रही हैं। अमरावती की डॉक्टर सबाहत आफरीन भी उन्हीं में से एक हैं, जो तालीमी मैदान में कुछ बेहतर करके अपने मुआशरे की खिदमत करने का जज्बा रखती हैं। वहीं सबाहत आफरीन की ये कामयाबी मिसाल राह है उन खवातीन के लिए जो तमाम तर सलाहियतों के बावजूद शादी के बाद तालीम से दूरी इख्तियार कर लेती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। भोपाल में रियासती अहद की शान समझे जाने वाले यादगार शाहजहानी पार्क को एक सदी के बाद नई जिंदगी देने का काम किया गया है। कदीम भोपाल में यादगार शाहजहानी पार्क को भोपाल की आखिरी खातून फरमारवा नवाब सुल्तान जहां बेगम ने अपनी वालदा के नाम से 1903 में कायम किया था। कभी इस पार्क में उमरा और रुसा चहलकदमी के लिए आया करते थे, मगर बाद के अहद में पार्क की हालत न सिर्फ खस्ता हुई बल्कि अदम तवज्जुही के सबब यहां पर नशाखोरों की महफिल जमने लगी थी। भोपाल के MLA आरिफ मसूद ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से पार्क को उसी अंदाज में तैयार किया है जैसे उसकी शान और शौकत थी। आरिफ मसूद ने पार्क का इफ्तिताह करने के बाद कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। सरकार आई और मैं विधायक बना तो मैं इस इलाके में घूम रहा था। एक दिन जब्बार भाई गैस पीड़ितों के हमारे बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने बहुत कुर्बानी दी भोपाल की गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए। उनकी एक मीटिंग में जब मैं यहाँ आया तो मैंने इसकी दुर्दशा ख़राब देखी और उसके बाद हम लोगों ने इस पार्क को बचाने की मुहिम चलाई। इसमें बहुत सारी मीडिया ने भी बहुत सारा सहयोग करा। फिर उसके बाद अधिकारी नहीं मान रहे थे और यहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया जबरिया। तो उस ट्रीटमेंट प्लांट को हटाने के लिए दिग्विजय सिंह जी से हम लोगों ने कहा और जयवर्धन सिंह ने उस पर यहाँ पे और मैंने दोनों ने घोषणा करी और ये कहा कि तत्काल हटाएंगे। और वहीं से हमने इस पार्क का तय कर लिया था कि इस पार्क को तो बचाएंगे लेकिन इसको व्यवस्थित और सौदीकरण कराएंगे और 1 करोड़ 65 लाख रुपए उसी टाइम इसको दिए। उस योजना के तहत आज खुशी है कि ये पार्क अपने आप में बन के तैयार है और आज इसका जनता के लिए लोकार्पण भी हो गया और ये कम से कम अब भोपाल की जनता इसको करेगी और एक ये भोपाल की मिसाल बनेगी क्योंकि यादगार शाहजहानी पार्क कई तारीखों से भरा पड़ा है। यहाँ पे खान शाकिर अली खान जैसे लोग ने भी परवरिश भी पाई है और यहाँ घूमे भी हैं और यहाँ पे बैठकें भी हुई हैं। तो आज दोबारा इस पार्क ने जन्म लिया और इस खूबसूरती के साथ जहाँ बच्चे खेलेंगे, जहाँ बच्चे अच्छे अच्छे फव्वारे देखेंगे, वहीं पे इस तरह के बैठक करने वाले लोगों को भी एक स्थान मिलेगा। मैं जल्दी ये नगर निगम चुनाव के बाद यहाँ पे एक जगह भी मैंने देखी, उस जगह पे मैं चाहूँगा कि कोरोना पीड़ितों के नाम पे
एक जगह मनसूख की जाए, जिस पे भोपाल में जितने कोरोना पीड़ित जो शहीद हुए हैं उनके नाम उस पर लिखे जाएं, ताकि कभी आने वाली आकुला में रजा एकेडमी की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें असीमानंद नामी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। रजा एकेडमी के मुताबिक उस शख्स ने मुबैना तौर पर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है, जिससे पूरे मुल्क के बाशिंदों के जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए उसके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। असीमानंद सरस्वती ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहे, उससे हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसान जो अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उन सब को इससे बड़ा दुख हुआ। मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता मानता पहचानता है, और सबको असीमानंद के इन जुमलों से बड़ा दुख हुआ है। और हम हिंदुस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे आतंकवादी जो दो समाज को बांटने का काम करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कानून के तहत। कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रियासती हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सहूलियात की अदम दस्तियाबी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में वाक़े शेगांव में पेश आया है। यहाँ कोरोना मरीजों ने खराब खाने मिलने की शिकायत की है। मरीजों का कहना है कि एक तो खाना वक्त पर नहीं मिलता और जो मिलता है उसकी क्वालिटी मुनासिब नहीं होती। कुछ मरीजों ने तो खाने में बाल वगैरह मिलने की भी शिकायत की है। उधर इंतजामिया ने कहा कि मरीजों की शिकायत उनके इल्म में है और उसका जल्द बेहतर हल निकालने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की अपील से मुल्क की मईशत एक अहम मोड़ पर आ गई है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी के जरिए खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो हिंदुस्तान की कदीम रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं और दुनिया भर में शोहरत भी दिला रहे हैं। और उनमें से एक कहानी है हिंदुस्तानी आयुर्वेद की। भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक आयुर्वेदशाला ने इस प्राचीन विज्ञान को न केवल संभाल के रखा है, बल्कि आयुर्वेद चिकित्सा को सबके बीच पसंदीदा बनाने में एक अहम योगदान भी दिया है। यह एक सदी से भी ज्यादा के समय से भारत और दुनिया भर के रोगियों को आयुर्वेद की रामबाण दवा मुहैया करा रहा है। आयुर्वेद इज वेरी क्लोज टू नेचर एंड देयर इज नो आर्टिफिशियल और केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन द फॉर्मुलेशंस। दूसरी तरफ भारतीय चिकित्सा प्रथाओं को दुनिया भर में ले जाने वाले संस्थाओं में से एक है आनंदा इन द हिमालयाज, एक अवार्ड जीतने वाला लग्जरी स्पा जो अपने मेहमानों के लिए पूरी रिसर्च करने के बाद ही प्लान तैयार करता है, जिनकी जड़ें योग और आयुर्वेद से जुड़ी होती हैं। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता को आईटीसी के नीम से बने उत्पादों जैसे नीम वॉश और नीमाइल ने और भी बढ़ावा दिया है। In ITC, we have invested ahead of time in building our capabilities on neem. We have some experts who have spent their lives studying the neem plant. दुनिया भर को भारत का सबसे बड़ा उपहार है आयुर्वेद, और ये हमारे स्वाभिमान भारत का एक प्रतीक बन गया है। भारत की ऐसी ही कामयाबी की कहानियां देखते रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी की पेशकश स्वाभिमान भारत में। भोपाल के परेड ग्राउंड में 21वें हुनर हाट का इफ्तिताह हुआ। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्तलिफ रियासतों से आए फनकारों और दस्तकारों की हौसला अफजाई की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भोपाल का हुनर हाट तारीखी होगा। वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल हुनरमंदों का शहर है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा वज़ीर-ए-आज़म ने मुसीबत को मौके में तब्दील कर दिया है। का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके 31 राज्यों से आए हुए दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और हुनरबाजों की हौसला अफजाई की है। और नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप। नमस्कार। एक आम आदमी और एक जीनियस में क्या फर्क होता है? एक आम आदमी की सोच जहां खत्म होती है, जीनियस की सोच वहीं से शुरू होती है। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है, पर उनके बड़े बड़े कारनामे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाई। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर इज समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आइए मिलते हैं इस यंगेस्ट तबला माइस्ट्रो से, 14 साल के तृप्तराज पंड्या। फॉर मी रिदम इज एवरीथिंग। मेरा मानना है कि रिदम दुनिया के हर कोने में है। मेरा नाम तृप्तराज पंड्या है, मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। जब मैं छोटा था तभी मैं कभी कभी उस्ताद जाकिर हुसैन सर की कॉन्सर्ट्स में जाता था, उनका तबला सुनने। मेरे पापा भी गाते तो वो भी कभी कभी ऐसे क्लासिकल बंदिश या गजल्स गाते थे, तो वही सब सुनते सुनते ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ मैं। जब मैं 3 साल का हुआ तब मैंने ऑल इंडिया रेडियो में अपना परफॉर्मेंस दिया, और जब मैं 4 साल का हुआ तब मैंने दूरदर्शन में भी अपना परफॉर्मेंस दिया। मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज वर्ल्ड्स यंगेस्ट तबला प्लेयर भी हूँ। मुझे नेशनल चाइल्ड अवार्ड भी मिला है। मैं अभी पंडित नयन घोष सर से 2 साल से तालीम ले रहा हूँ। उसके अंदर एक फायर है, उसके अंदर एक पैशन है। मुझे तबला में एक इंडियन क्लासिकल माइस्ट्रो बनना है।
I'd want to represent the Indian classical to the whole world. आइए बैठिए। ये आपका कुर्ता पजामा चूड़ीदार बहुत ट्रेडिशनल आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था